नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में चुनाव होने जा रहे हैं। सारी पार्टियों की प्रतिष्ठा दांव पर है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की। जम्मू कश्मीर के चुनाव नतीजे पूरे देश पर असर डालेंगे। सरकार ने कहा था कि धारा 370 हटने के बाद आतंकवाद खत्म हो गया, लेकिन प्रधानमंत्री का शपथ लिए हुए अभी 3 महीने हुए, लेकिन कश्मीर में हमारे 18 से ज्यादा बहादुर सैनिक सैनिक शहीद हो गए। आतंकियों ने मार दिया। कश्मीर उबल रहा है, कश्मीर गर्म है, कश्मीर गुस्से में है। कश्मीर के गवर्नर पर भ्रष्टाचार के किस्से गली गली में बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक ठग पकड़ा गया, संजय शेरपुरिया नाम का। पता चला कि गवर्नर साहब मनोज सिन्हा ने एफिडेविट पे बताया कि उन्होंने उस ठग से 25 लाख रुपए ले रखे हैं। मैं या आप कोई भी होता तो पुलिस चार डंडे मार के बंद कर देती कि तुम्हारा ठग से रिश्ता क्या है। लेकिन मनोज सिन्हा आज भी बदस्तूर कश्मीर के गवर्नर बने हुए हैं। मोदी हैं तो मुमकिन है, ये नारा इसीलिए शायद दिया जाता रहा है। एक शख्स है जो हरियाणा में और कश्मीर में बड़ा महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। उस शख्स का नाम है सतपाल मलिक। जम्मू कश्मीर में वो गवर्नर थे, तब 370 हटाई गई और संघ से जुड़े हुए राम माधव उसके बाद हाशिए पे चले गए, जब सतपाल मलिक ने आरोप लगाया कि वो एक फाइल लेकर आए थे जिसमें 150 करोड़ की घूस ली जानी थी। और राम माधव ने के ऊपर भी आरोप था कि उस घूस कांड में उनकी भूमिका है। महीनों तक वो हाशिए पर रहे, लेकिन राम माधव को फिर से कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनाव प्रभारी सह प्रभारी बना दिया गया है। तो आखिर दाग ये क्या अच्छे लगते हैं भ्रष्टाचार के, या भाजपा की वॉशिंग मशीन में जाके साफ हो जाते हैं? 370 हटाने के पीछे क्या रणनीति थी, सतपाल मलिक से बेहतर कोई नहीं बता सकता। और किसान आंदोलन में जो कंगना रनौत ने कहा है कि किसान आंदोलन में महिलाओं के साथ रेप हो रहे थे, वहां लाशें पड़ी थी, तो मैंने सोचा इन सारे मुद्दों पर सतपाल मलिक से बात किया जाए। सतपाल मलिक बहुत बौद्धिक इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं आपको उनके पास लेके चलता हूँ। उससे रिक्वेस्ट पहले ये, 4 PM म्यूजिक हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। आप इसका लोगो देख रहे हैं। हमने एक गरीब जो गाड़ी धो रहा था, उसका गाना रिकॉर्ड किया। इलाहाबाद का था, किसी सज्जन ने गाना भेजा, गाड़ी धोते-धोते गाना बना रहा था। हमने उसको उसी तरह का गाना शूट किया और गाना वो लगाया। ये आप 4 PM म्यूजिक देख रहे हैं, इस पे जाइए, वहाँ ये गाड़ी धोने वाले का गाना पड़ा होगा। उस गाने को आप हम सुनिएगा, कितना बढ़िया गाना गा रहा है। गरीबी का प्रतिभा से कोई मोहताज नहीं होता। अब हम इस नौजवान को मुंबई ले जा रहे हैं, वहाँ पे एक शानदार स्टूडियो में इसका गाना रिकॉर्ड करेंगे और आपको सुनवाएँगे। लेकिन आप इस गरीब को हौसला बढ़ाना चाहते हैं तो कम से कम 4 PM म्यूजिक को भी जॉइन करिएगा। चलते हैं सतपाल मलिक जी के पास और तीखी-तीखी बातें करते हैं। सतपाल मलिक जी, बहुत-बहुत स्वागत है 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में। पिछले दिनों आप बहुत गंभीर बीमार थे। हम लोग आपकी सलामती की दुआ कर रहे थे, पूरा देश दुआ कर रहा था। आप उन लोगों में से हैं जो देश में एक नई लौ जलाते हैं, एक नई आवाज़ बनते हैं। ख़ास तौर से किसानों की आवाज़ बनते हैं। पहले मैं सबसे पहले मैं एक बयान का ज़िक्र करना चाहूँगा, क्योंकि उस आंदोलन से आप बहुत जुड़े रहे, आप राज्यपाल थे और आप वो शख्स थे जिन्होंने प्रधानमंत्री जी को सलाह दी थी, ये किसान हैं, इनसे अटकना खतरनाक है, सत्ता चली जाएगी। और वही हुआ कि किसानों के आगे झुकना पड़ा प्रधानमंत्री जी को। अभी कंगना रनौत जी जो सांसद हैं मंडी से, उन्होंने एक बयान दिया और कहा है कि जब किसान आंदोलन हो रहे थे तो वहां पर रेप किए जा रहे थे, वहां लाशें पड़ी थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने उससे किनारा कर लिया, लेकिन कंगना रनौत एक सांसद का इस तरह किसान आंदोलन पे बयान देना, ये क्यों दिया गया होगा? क्या संदर्भ होगा? क्या आपने कभी सुना कि किसान आंदोलन में कभी कोई बलात्कार हो गया हो? वहां तो किसान इतने अनुशासित थे, इतने अच्छे थे, ऐसा बयान क्यों दिया गया? असल में वो कंगना रनौत राजनीति में नाबालिग है और बड़ी शर्म की बात है उस पार्टी के लिए जिसने उसको ऑन कर रखा है। किसानों का आंदोलन जैसा यहाँ हुआ ऐसा दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। उसमें 700 लोग मर गए लेकिन एक चिड़िया को पत्थर नहीं मारा गया। कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ, कोई अनैतिक काम नहीं हुआ। उसके बारे में ऐसा कहना नासमझी का ही नहीं, शरारत का काम है और मैं उसकी निंदा करता हूँ। जितनी निंदा की जाए उतना कम है। और मैं बीजेपी के नेताओं को भी कहना चाहता हूँ, तुम सारी दुनिया को उपदेश देते हो। तुम्हारे अंदर बैठी हुई एक लड़की इतने बड़े आंदोलन को बदनाम करती है, उसके खिलाफ एक्शन होना, माफी से नहीं छूटेगा।
इसको पार्टी से निकालना चाहिए। सतपाल मलिक जी, किसानों के लिए जो कहा कंगना रनौत ने, उससे पहले भी कंगना रनौत जी बहुत अपना ज्ञान दे चुकी हैं। उन्होंने कहा कि देश को आज़ादी तो 2014 में मिली। उन्होंने कहा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे। हम ये जानना चाहते हैं, जो हाउस है, जो लोकसभा है, वहाँ पे देश के लिए, हमारे लिए, आपके लिए कानून बनते हैं। हमारे जीवन का एक जी। लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर होता है। वहाँ पे जो आदमी जाए उसको बहुत इंटेलेक्चुअल होना चाहिए। एक ऐसी ऐसी अभिनेत्री जिसका मानसिक ज्ञान इतना है कि पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस से आज़ादी 2014 को मिली। ऐसी महिला को सदन में भेजने का निर्णय आखिर मोदी जी ने और बीजेपी ने क्यों लिया होगा? अब वही बता सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि बहुत नासमझी का निर्णय था और इससे उन्होंने सदन की गरिमा गिराई, राजनीति की गरिमा गिराई है। और जितना जल्दी हो कंगना रनौत से छुटकारा पाना चाहिए। माफ़ी से काम नहीं बनेगा, उसको पार्टी से निकाल देना चाहिए। हरियाणा से आपका बड़ा वास्ता रहा है। हरियाणा के तमाम किसान नेता आपके घर आते हैं, आपसे मिलते हैं, आप भी हरियाणा के किसानों के साथ रहते हैं। इस बयान का कि किसान आंदोलन में रेप हो रहे थे, म वहाँ पे लाशें पड़ी थी, कितना बड़ा नुकसान होगा, आपको क्या लगता है हरियाणा के चुनाव में? मैं गारंटी करता हूँ हरियाणा के चुनाव में बीजेपी धारों-धार हारेगी और ये बयान उसमें बड़ा मुद्दा होगा। वो बहुत बुरे, अब भी वो हार ही रहे हैं, लेकिन इस बयान से बहुत एक तरह से कील ठोक दी है कंगना रनौत ने। क्या बड़े मुद्दे आपको हरियाणा में नज़र आ रहे हैं इस बार चुनाव में? हरियाणा के चुनाव में एक तो किसानों का मुद्दा है सबसे बड़ा, तो दूसरा वहाँ पे जो ये है बीजेपी, इसकी जो सरकारें 10 साल रही हैं वो बहुत निकम्मी सरकारें रही और उन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया है। तो वहाँ किसानों का अपसर्ज है एक तरह से, किसानों का भी, आम जनता का भी, विद्यार्थियों का भी। तो वहाँ तो इनका आप समझिए कि ढूँढने पड़ेंगे कहाँ हैं। आप क्या हरियाणा में चुनाव में भाग लेने जाएँगे? हरियाणा की किसी रैली को संबोधित करेंगे? मैं कैंपेन करूँगा, जहाँ भी बुलाया जाऊँगा मैं जाऊँगा। अब भी मेरे यहाँ रोज़ टिकट वाले भी बहुत आते हैं, उनसे मैं खैर माफ़ी माँग लेता हूँ, मगर मेरा टिकट से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मैं चुनाव में जाऊँगा, चूँकि ये तो चुनाव जो है वो धर्म युद्ध होता है। इसमें कोई इन्विटेशन की ज़रूरत नहीं होती और वैसे मुझे बुलाएँगे भी सब जगह और मेरा हरियाणा से ताल्लुक भी है। मेरे मामा हरियाणा में हैं, मैं पैदा हरियाणा में हुआ था, बहुत रिश्तेदारियाँ हैं, पहचान है। तो वहाँ मैं ज़रूर जाऊँगा। हरियाणा में एक मुद्दा, मेरे रिपोर्टर हैं क्षितिज कांत वहाँ गए हुए हैं, कई विधानसभा घूम चुके हैं। एक बड़ा मुद्दा अग्निवीर का वहाँ पे बना हुआ है, लोग नाराज़ हैं बेरोज़गारी को लेकर। क्या लगता है अग्निवीर भी एक बड़ा मुद्दा साबित होने जा रहा है हरियाणा में? ये सिर्फ हरियाणा में नहीं, पूरे देश में होगा। ये मरेंगे, पेंशन के सवाल पे खत्म होंगे, अग्निवीर पे होंगे। और अग्निवीर जो है वो तो किसानों में कन्विक्शन हो गया है कि मोदी सरकार किसानों की खेती खत्म करना चाहती है, इनके रोजगार खत्म करना चाहती है, इनका स्वाभिमान नष्ट करना चाहती है। और अग्निवीर तो इतना बड़ा मुद्दा है कि इनके बच्चे, मैं जाता था गांव में, नहरों की पटरियों पे बच्चे दौड़ लगा रहे, क्यों लगा रहे हो कि सब भर्ती है। वो भर्तियां खत्म हो गई। अग्निवीर जो है वो 4 साल का, 4 साल के लिए कौन शहादत देने जाएगा। तो अग्निवीर बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है और उसी में हरियाणा के चुनाव में इस मुद्दे को जो अदर देन बीजेपी पार्टियां हैं बड़े पैमाने पर भुनाएंगी। सतपाल मलिक जी, एक और बड़ा मुद्दा है जम्मू कश्मीर का चुनाव। जम्मू कश्मीर का चुनाव बड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए भी है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर में गवर्नर रहे हैं, आप वो गवर्नर रहे हैं जिनके टाइम में धारा 370 हटाई गई थी और वहाँ पे पूर्ण राज का मुद्दा एक बार फिर जोर आजमाइश कर रहा है। लेकिन मैं ये बड़ी बात पूछना चाहूँगा कि राम माधव जी को फिर से बीजेपी की कमान दी गई है। आपने जो तीर चलाया था राम माधव पे, उसके चक्कर में राम माधव का बहुत साल वनवास हुआ है। लेकिन फिर अचानक राम माधव प्रकट हुए हैं, कश्मीर में प्रकट हुए हैं। दर्शकों को ज़रा मैं वो घटना पहले जानना चाहता हूँ, क्योंकि दर्शक भूल गए होंगे। मुझे प्लीज़ वो घटना बताइए, जब आप गवर्नर थे, कौन-सी फाइल थी जिसपे 300 करोड़ रुपए आपको दिए जाने की बात थी और राम माधव की उसमें क्या भूमिका थी? दो दो केसेस थे। एक था इंश्योरेंस का, जिसमें इन्वॉल्व थे ये अंबानी अपने अंबानी। अंबानी और राम माधव, उसी के सिलसिले में मुझे मिलने आए थे। और जी। दूसरा था उसका
एक डैम का था, उसका राम माधव से ताल्लुक नहीं था, लेकिन अंबानी वाले से उसका ताल्लुक था। वो मेरे यहाँ सुबह सुबह 7 बजे बिना नहाए धोए आए और बोले कि ये कैंसिल कर दिया क्या? मैं कहा कैंसिल कर दिया? कहने चिट्ठी चली गई। मैं कहा अभी पूछता हूँ। मैंने चीफ सेक्रेटरी को फोन किया, हालांकि मुझे पता था कि चली गई होगी, रात को ही मैंने कह दिया था उनको। तो पूछा कि चिट्ठी, उसने कहा जी चिट्ठी तो रात में ही चली गई। तो मैंने इसे बताया कि चिट्ठी चली गई है। तो ये चुपचाप चाय पी के चले गए। उसके बाद इन्होंने मेरे पे कोई दबाव नहीं डाला, न डाल सकते थे, मुझे ये जानते थे, लेकिन उसमें ये इन्वॉल्व थे। उसमें 150 करोड़ की रिश्वत फिक्स थी, जो सेक्रेटरीज ने मुझे बताई कि आप इसको कर दोगे तो 150 करोड़ रुपए आपको मिल जाएंगे। सतपाल मलिक जी, आप चौंके नहीं? मिनट, मैंने इस घटना के 1 हफ्ते बाद ही मैं प्रधानमंत्री जी से मिलने आया। चूंकि अंबानी का मामला था, इसलिए मैंने कहा साहब ऐसे ऐसे था, मैंने कैंसिल कर दिया है। आपकी अगर किसी में दिलचस्पी हो तो मुझे हटा के किसी दूसरे आदमी से करा लीजिएगा, मैं नहीं करूंगा। फिर मैं प्रधानमंत्री की तारीफ करूंगा। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, करप्शन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। इसके बाद सीबीआई जांच होती है, आप पे पूछताछ हो जाती है। क्या राम माधव से पूछताछ हुई? आपकी जानकारी में आया? आज तक नहीं हुई, ना राम माधव से हुई, ना उनसे हुई जिन पे मैंने चार्ज लगाया था। मेरी उल्टा हो गई, मेरे गांव तक गई सीधी। ये आपके ऐसा तो गांव के कभी नहीं हुआ कि जो शिकायत करने वाला है उसी की जांच आप करा दो। क्या लगता है सतपाल मलिक जी, पूरा जीवन आपका आंदोलनों में, संघर्षों में बीता है। अब भारत का लोकतंत्र यहाँ तक आ गया है कि अगर गवर्नर के स्तर का कोई आदमी करप्शन की शिकायत करेगा तो उल्टी उसकी जांच हो जाएगी। लोकतंत्र का ये स्वरूप देखने को मिलेगा। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। मेरी जांच की, मेरी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली, मुझे मकान नहीं दिया, और आज भी सिर्फ एक सिक्योरिटी, एक गनमैन है मेरे पास। जबकि मुझे खतरा है, मैंने 370 हटाई थी, मेरे दस्तखत से हटी थी। मुझे पाकिस्तानियों से भी खतरा है और जम्मू कश्मीर के टेररिस्ट से भी खतरा है, लेकिन कोई सिक्योरिटी मुझे नहीं दे रखी। और ये चाहते हैं कि मैं इसके लिए दांत निकालूं इनके सामने, वो मैं कभी नहीं करूंगा। सतपाल मलिक जी, पिछले पिछले दो महीने हुए होंगे मोदी सरकार थर्ड बने हुए, 2 या 2.5 महीने। 18 से ज्यादा फौजी हमारे भारतीय सेना के 18 से ज्यादा बहादुर जवानों को शहादत हो गई। आतंकियों ने उनको मार दिया। जम्मू कश्मीर में कश्मीर चुनाव से पहले इतना उबल रहा है कश्मीर, और हमारे महान नेता संसद में कह रहे हैं कि 370 हटने के बाद आतंकवाद खत्म हो गया। आप तो मैं वो कश्मीर के एक शहर को जानते हैं, क्या हालात है कश्मीर में? कश्मीर के बहुत खराब हालात हैं जो आपने बताया। कश्मीर के जिन एरियाज में आतंकवाद नहीं भी था, वहां भी किलिंग्स हो रही हैं। जम्मू में हो रही हैं, जम्मू के आसपास हो रही हैं, और फौज पे हमले हो रहे हैं, पुलिस पे हमले हो रहे हैं, और इनका कोई वहां असर नहीं है किसी तरह का। और टेररिस्ट बिल्कुल हावी हैं। मेरे जमाने में तो श्रीनगर के नजदीक भी टेररिस्ट नहीं जाता था। अब तो वहां खुले घूमते हैं, कैंप पे हमला करते हैं, पुलिस की चौकियों पे हमला करते हैं, पुलिस की बसों पे हमला करते हैं। बहुत खराब स्थिति है, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि कुछ वहां शासन करने वालों को सद्बुद्धि दे, वरना कश्मीर फिर बुरे हालात में फंस जाएगा। मलिक साहब, अगर वहां पे चुनाव होते हैं, जिसकी पूरी संभावना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, लेकिन क्या फिर दिल्ली जैसे हालात होंगे? क्योंकि जो उपराज्यपाल हैं वो दिल्ली वालों से कम नहीं है। मैं एक किस्सा बताता हूँ। उत्तर प्रदेश में एक ठग पकड़ा गया, नाम था संजय शेरपुरिया। बड़ा हाई प्रोफाइल बताया यूपी पुलिस ने, एसटीएफ ने, कि बड़ा हाई प्रोफाइल ठग है। उससे वहां के गवर्नर साहब ने और एफिडेविट पे बताया है कि 25 लाख रुपए मैंने उधार ले रखे हैं उस ठग से। अगर मेरे जैसा या कोई मामूली आदमी ने किसी ठग से पैसे लिए होते, पुलिस मार मार के हवालात में बंद कर चुकी होती कि तुम्हारा ठग से रिश्ता क्या है। लेकिन एक गवर्नर का एक ठग के साथ ऑन पेपर पे रिकॉर्ड रिश्ता बना हुआ है, तब भी वो कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाके का गवर्नर है। मैं कश्मीर में गया तो गवर्नर हाउस के भ्रष्टाचार के किस्से गली मोहल्लों में मुझे बताए गए। तो क्या मुझे गवर्नर भी की भूमिका जब मुझे भी बताया जाता है कि यूपी के जितने डीलर हैं सब गवर्नर हाउस में घुसे हुए हैं। कौन से डीलर? मैं सुन नहीं पाया। डीलर हैं, दाएं बाएं के काम करते हैं जो। डीलर डीलर, ओके ओके, सब गवर्नर हाउस में। यही बताया गया कि गाजीपुर के और यूपी के तमाम ठेकेदार इस समय गवर्नर हाउस में रुकते हैं, वहां के सर्किट हाउस में। किया अपने गाजीपुर के ठेकेदार घुसे हुए हैं वहां पे। तो ये बहुत ही बहुत बुरी बात है, लेकिन
मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री कुछ सबक लेंगे इससे, और यहाँ अगर सरकार उनकी आती है कांग्रेस की और उमर नेशनल की, कॉन जी, जी। हाँ, तो उसमें गवर्नर को इतना खुला हैंड नहीं देंगे कि वो दिक्कत करे। लेकिन पिछले दिनों में गवर्नर के अधिकार और बढ़ाए गए। अगर सरकार आ जाती है तो दिल्ली जैसा हाल होगा कि जैसे दिल्ली के गवर्नर अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं चलने देते, तो क्या ऐसा सीन हम कश्मीर में भी देखेंगे? कश्मीर में ऐसा करेंगे तो कश्मीर इनके हाथ से निकल जाएगा, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और दिल्ली वाले ने तो डेवलपमेंट रोक रखा है सब तरह का। दिल्ली के गवर्नर तो बहुत अच्छा, तुम उनको नहीं करने दे रहे केजरीवाल को, तो तुम खुद करो कुछ, खुद भी कुछ नहीं करते हैं, बहुत बुरी बात है। एक और बड़ा सवाल बनेगा कि अगर ये सरकार बन जाती है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो वहां पे पूर्ण राज्य का मुद्दा सरकार खुद ऑपरेट करेगी। सरकार ये चाहेगी कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, तो टकराव बढ़ेगा। और क्या लगता है आपको, पूर्ण राज्य का दर्जा चुनाव होने के बाद में क्या अगर आंदोलन खड़ा होता है तो कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा? जरूर देना पड़ेगा, क्योंकि आपको याद होगा जब ये राज्य का दर्जा हटाया गया था, तब अमित शाह साहब का कमिटमेंट है हाउस में कि हम जल्दी इसको वापस कर देंगे। और मैं तो ये उम्मीद करता था कि कश्मीर में चुनाव से पहले कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा, लेकिन अभी भी देर आए दुरुस्त आए हो जाएगा। अगर इसके बाद चुनाव के बाद उसको दे दें दर्जा, मुझे किसी ने बताया कि वो इसको दर्जा देते हुए इसलिए डरते हैं कि यूनियन टेरिटरी में पुलिस सेंटर के अधीन होती है, वो पुलिस को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं, जबकि गलत बात है। कश्मीर की पुलिस ने एग्जेम्पलरी बिहेव किया जब ये 370 हटी। ईद वो दिन थे त्योहार के, एक भी सिपाही ने छुट्टी नहीं ली थी, सबने ईद मनाई थी उसी में लाइन में। तो वहां की जो पुलिस है वो पूरी तरह देश के साथ है, तो उसका बहाना करके इनको ये नहीं करना चाहिए। और कश्मीर का ये पूर्ण राज्य का दर्जा ना देने का और ये बनाने का, यूनियन टेरिटरी बनाने की जो बात है, उसकी चोट ज्यादा है कश्मीर में, वो जम्मू में भी महसूस की जाती है। तो कभी भी नॉर्मल सी लानी होगी तो ये बुनियादी शर्त है, पहले आपको ये करना पड़ेगा। आप जब गवर्नर थे 370 हटाई जानी है, ये बात आपको कितने दिन पहले पता चली थी? ये मुझे पहले दिन से पता थी हटाई जानी, पर कब हटाई जानी ये नहीं पता था। ये तो घोषणा पत्र में था बीजेपी के। आपको जब हटाए जाने का आदेश मिला था कि आपको इस तरह का प्रस्ताव बनाना है, वो कितने दिन पहले मिला था? एक ही दिन पहले। एक दिन पहले कहा कि ये प्रस्ताव बना के भेजिए, कल हमें हाँ, 370 हटानी है। हमारे यहाँ गवर्नर की कमेटी होती थी, सलाहकार समिति, उससे पास करा के भेजना था। वो अगले दिन मैंने सुबह करा के भेज दिया था, जिसको ये अपने गृह मंत्री जी ने 11 बजे पेश कर दिया था राज्यसभा में, पास करा। आपके दिल्ली आ जाने के बाद, वहां से गवर्नर हट जाने के बाद, कभी आपकी प्रधानमंत्री जी से या अमित शाह जी से बातचीत हुई? प्रधानमंत्री जी से कई बार हुई, अमित शाह साहब से तो ज्यादा होती थी मेरी, चूंकि मेरे उनसे अच्छे संबंध थे, लेकिन किसी मुद्दे खास पे नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी से मेरी किसानों के मुद्दे पे हुई थी, और उसी मीटिंग में मेरी तू तड़ाक हो गई थी, उसके बाद मैंने उनसे मिलना बंद कर दिया था। आपकी जब सीबीआई जांच हुई, जब आपके घर छापे पड़े, तो आपने किसी से कहा कि ये गलत हो रहा है? प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से? क्यों क्यों कहूँ मैं गृह मंत्री से? गृह मंत्री को लगेगा डर गया, मैंने कहा कराओ। मेरे गांव में गए छापा डाल, 250 साल पुराना मकान है हमारा। वहां भी चलेगी पुलिस? वहां भी इनकम टैक्स छापा, वहां भी इनकम टैक्स छापा मारने पहुंच गए? वहां गए, वहां का मैं आपको दिखाऊं, अगर 250 साल पुरानी हवेली है, जो मेरे हिस्सा है उसमें अंधेरा रहता है। गए और एकदम भाग आए, वो मेरे चचा के लड़कों ने कहा जी इसमें भूतनी है। भाग आए, बोले हमें चाय वाय पिलाओ। हम तो ऐसे ही आ गए, फर्ज अदाई कुछ नहीं, गवर्नर साहब के खिलाफ कुछ नहीं। ये लेकिन उनको शर्म है। सत्ता मलिक साहब, ये तो एजेंसियों का दुरुपयोग है, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो। ये लोकतंत्र में कहां तक उचित है? ये कहाँ तक नहीं, ये बिल्कुल अनुचित है, और ये बंद होना चाहिए। जितनी जल्दी ये बंद हो जाएगा उतना देश के लिए अच्छा रहेगा। ये बहुत घातक है। इसके डर में तो कोई आ नहीं रहा, हम नहीं आ रहे, इसके डर में कौन आएगा?
लेकिन नुकसान हो रहा है, संस्थाओं की क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है और अब इन संस्थाओं के लोग भी ये महसूस करने लगे कि हमारा दुरुपयोग हो रहा है। मलिक साहब, आपने बहुत नज़दीक से राजनीति को देखा, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत नहीं ला पाई। आपके पीछे आपको क्या लगता है सबसे बड़ा कारण कौन-सा रहा कि जिसकी वजह से मोदी जी को पूरा बहुमत नहीं मिला? अभी अभी तो बेसिकली बड़ा कारण रहा मोदी जी की एरोगेंस। लोगों में ही चला, वो जो मोदी जी छाती पे हाथ मार के कहते थे ना, एक अकेला, तो सब लोगों पर को हो। लगता था ये तो हम तो कुछ है ही नहीं, यही एक अकेला। एक नंबर 2, परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो थी, करप्शन पे कोई लगाम नहीं थी, किसानों के मामले में कुछ नहीं किया, किसानों के मामले में माफी मांग के कानून वापस लिए, जब लेने थे तब नहीं लिए, जब मैं गया था इनसे मिलने। तो किसान बहुत नाराज थे, आज भी नाराज हैं, और वो मानते हैं कि सरकार किसान विरोधी है। उससे इनकी गिरावट आई और उसी से ये तो बाल बाल बचे। ये थोड़ा सा और हो जाता तो, और आप इसी वक्त नक्शा घुमा के देखिएगा किन इलाकों में हारे हैं, ये उन सब इलाकों में हारे हैं जहाँ किसान मूवमेंट ज्यादा। हुँ, हुँ। तो लग रहा है कि जहाँ किसानों की हरियाणा के चुनाव से फिर नए संकेत निकलेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, 100% बीजेपी हार जाएगी वहाँ, और वहाँ हरियाणा में तो कांग्रेस की सरकार। बहुत-बहुत शुक्रिया सतपाल मलिक साहब, आपने हमें इतना समय दिया। आभार। थैंक यू। याद कर लिया करो, नहीं लोग भूल जाएंगे। बिल्कुल, शुक्रिया, शुक्रिया सर, शुक्रिया। तो ये थे सतपाल मलिक, कैसी लगी आपको बातचीत ज़रूर अवगत कराइएगा। चैनल को जॉइन और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।